गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? देखो बेटा, अपना चैप्टर 6 चल रहा है जिसमें मैं तुमको केमिकल रिएक्शंस और उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं और 3-4 जो रिएक्शंस हैं वो पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ चुके हैं? 4 मैंने पहले पार्ट में पढ़ाई थी, उसके बाद अगला जो पार्ट आया था उसमें फिर से 4 बताई थी, मतलब 8 रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पार्ट 3 जो था उसमें मैंने संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया समझा दी थी। उसके बाद पार्ट 4 जो था उसमें मैंने तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में तुमको समझा दिया था। ठीक है, तो आज हम जो पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं उस पार्ट 5 में हम और कुछ रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो तुमने सुनी हुई है, पिछली जो क्लास हैं उनमें तुमने सुन रखी है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब अभी पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे उसको। ठीक है बेटा, तो आइए शुरू करते हैं अपना पार्ट 5, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है बेटा, तो देखो इधर, तो आज की जो हमारी रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण व अपचयन। ये रिएक्शन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। अब तुमने जो छोटी क्लासें हैं, 9th क्लास हुई या 8th क्लास हुई, उसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जरूर पढ़ी होगी, लेकिन उसमें केवल तुमने इसका एक भाग पढ़ा था। वैसे इसके 5 पार्ट होते हैं, मतलब 5 तरह से इसको देख सकते हैं हम। कौन कौन से तरह से? पहला, ऑक्सीजन के आधार पर होती है ये। दूसरा, हाइड्रोजन के आधार पर होती है। तीसरा, विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर होती है। चौथा, विद्युत धनी तत्व के आधार पर होती है। और 5वीं होती है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। मतलब हम इस ऑक्सीकरण और अपचयन को किसी रिएक्शन में 5 प्रकार से पहचान सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो 5 प्रकार में अब तुमने जो छोटी क्लास में पढ़ी है बेटा, वो क्या पढ़ी है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हिसाब से। बस 8th क्लास में तुम्हारा चैप्टर है, उसमें ऑक्सीकरण अपचयन दे रखा है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर तुमने पढ़ी हुई है। अभी तक तुम कुछ नहीं जानते, विद्युत ऋणी क्या होता है, विद्युत धनी क्या होता है। ठीक है ना, तो वो मैं तुमको अब समझाऊंगा और उसके आधार पर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपचयन, तो सबसे पहले जस्ट ए मिनट, हाँ तो देखो, सबसे पहले मैं पढ़ता हूं ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीजन के आधार पर। ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर। अब जो मैंने 5 तुमको बताई हैं, वो 5 में से कोई सी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाइए, या फिर हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को समझाइए, या फिर विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर, या फिर विद्युत धनी तत्व के आधार पर। तो किसी भी प्रकार से तुमसे पूछ सकता है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के संयोग वियोजन के आधार। संयोग का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब निकलना, भी बता चुका हूं मैं तुमको पहले। तो मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ए हो गई हमारी यहां पर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है, जबकि यदि मैं बी बात करूं अपचयन का, अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होती है उसका वियोजन होता है। वियोजन लिख सकते हो, या फिर निष्कासन भी तुम इसको लिख सकते हो, निष्कासन होता है। अब एग्जाम्पल कोई सा भी लिख सकते हो ऐसा जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, मतलब पहले अभिकारक में ऑक्सीजन नहीं थी और बाद में ऑक्सीजन ऐड हो गई, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें पहले ऑक्सीजन थी लेकिन बाद में ऑक्सीजन उसमें से निकल गई, उसको हम बोलते हैं कौन सी? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना,
तो ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, तथा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोजन होता है, निष्कासन होता है, उसे अपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो अभी तक तुम पढ़ के आते हो, C+O2 इज इक्वल टू CO2। यह अभिक्रिया तुम बहुत बार पढ़ चुके। अब इसमें देखो समझा रहा हूं मैं, ढंग से समझने की कोशिश करना, क्योंकि तुमको रिएक्शन पहचाननी भी है आगे कि इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में कौन सी रिएक्शन है वो तुमसे पूछेगा, ठीक है ना। तो तुमको समझना है ढंग से। यहां से देखो बेटा, ये क्या है, अभिकारक है ना, और ये क्या है, उत्पाद है। तो जब अभिकारक में कार्बन था और यहाँ पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन और ऐड हो गया, दिख रहा है, तो इसका मतलब कार्बन से CO2 जब बना है तो ऑक्सीजन हमने क्या किया है, ऐड किया ना। तो ऑक्सीजन का जहां पर संयोग होता है वही तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है बेटा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन पहले अकेला था, इधर जब आया तो उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। अब उल्टा मत लिख देना कि इसको इधर कर दिया तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा उसी रिएक्शन में हो सकता है जो रिवर्सिबल हो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो इधर से इधर हो सकती हो, बता चुका हूं मैं तुमको, ठीक है। तो अपचयन में इसका उदाहरण क्या लिखेंगे बेटा, अपचयन में हम लिख सकते हैं सिंपल से एग्जाम्पल, ये लिख दो 2MgO, ढंग से देखना, 2MgO। यहां पर जब इसको करेंगे तो 2Mg+O2, तो यहां से यहां पर देखो, यहां पर मैग्नीशियम जो था उसके साथ ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन यहां पर हुई थी, यहां मैग्नीशियम देखो अकेला रह गया, मैग्नीशियम अकेला रह गया, ऑक्सीजन देखो बाहर निकल गया इधर इसमें से, तो इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे बेटा, अपचयन अभिक्रिया। समझ में आई पहली रिएक्शन, ऑक्सीजन के संयोग वियोजन के आधार पर। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है वो ऑक्सीकरण कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अपचयन कहते हैं। ये तुम्हारे उदाहरण हो गए, C+O2 इज इक्वल टू CO2 ऑक्सीकरण का, और 2MgO इज इक्वल टू 2Mg+O2 ये किसका हो गया, अपचयन का हो गया। क्लियर बात, ठीक है। आगे दूसरी तरीके की बात करते हैं हम। दूसरी जो है, दूसरी है हमारी हाइड्रोजन के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर। तो देखो, हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर। तो पहली ए ऑक्सीकरण और बी हमारी वही अपचयन। ठीक है, अब देखो यहां पर ऑक्सीकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। और जबकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। डेफिनेशन सिंपल सी है, बस केवल एग्जाम्पल में थोड़ा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की बात करूं तो हमको ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जिसमें हाइड्रोजन निकलती हो, और एक ऐसा लिखना है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती हो। तो मैं यहां पर ये लिखूं 2NH3, ठीक है। तो इसको जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा N2+3H2। अब देखो यहां से और यहां देखो, NH3 था, हाइड्रोजन इसके साथ था नाइट्रोजन के साथ में, और यहां पर जब देखो यहां पर केवल क्या रह गया, नाइट्रोजन रह गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे इसमें यदि लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे H2+Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। हो गया ना, यहां पर क्लोरीन अकेला था, इसके साथ हाइड्रोजन हमने ऐड किया तो ये HCl हो गया। या फिर इसका एक और एग्जांपल है,
CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं एथीन। इसमें जब H2 जोड़ेंगे तो ये एक एक हाइड्रोजन ले लेगा, CH2 से CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा। एक और ये एग्जांपल है इसका, एथीन जो था उससे क्या बन जाएगा, ये एथेन बन जाएगा। ये नामकरण अभी तुमको नहीं पता होंगे, ये जब 8वां चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इनसे पहले एक चीज और समझो, एक परिभाषा और आ सकती है तुम्हारे पास, ऑक्सीकारक और एक होता है अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक। अब ऐसे मत समझना, थोड़ा जस्ट उल्टा होता है। ऑक्सीकरण समझ के ऑक्सीकारक समझ लो, अपचयन समझ के अपचायक समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर NH3 था और N2 में रह गया, तो यहाँ पर NH3 में से हाइड्रोजन का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है ना। तो इसमें से इसका निष्कासन हुआ है, तो मतलब जिसका ऑक्सीकरण होता है। अब NH3 का ऑक्सीकरण हुआ है ना, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक। उल्टा होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं अपचायक। और इसमें देखो CH2 से CH3 बन गया, तो एथीन जो है उसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो जिसका अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीकारक। दोबारा से समझ लो, यहां से NH3 से N2 रह गया, तो NH3 में से हाइड्रोजन निकला है ना, मतलब NH3 जो है उसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो ये क्या हो गया, अपचायक हो गया। और यहाँ पर CH2 ये जो था, इससे CH3 बन गया, तो इसका क्या हुआ, अपचयन। तो ये क्या हो गया, एथीन, ऑक्सीकारक। उल्टा होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है अपचायक, और जिसकी मतलब अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीकारक। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैं इसको ही पूछ लूं कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीकारक कौन है, जिसका अपचयन हुआ है। अपचयन किसका हुआ है, CH2 का हुआ है, तो एथीन क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकारक हो गया। और यहाँ पर अमोनिया जो है, ये NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया, ये क्या हो गया, अपचायक हो गया। क्लियर है बात। तो ये दो प्रकार की हो गई हमारी। अब मैं तीसरी प्रकार की बात करूं तो देखो, ये ढंग से समझना, क्योंकि ये दो तो तुम पढ़ते आए हो अभी तक। अब जो तीसरी तुम पढ़ोगे, ये तुमने पहली बार पढ़ रहे हो, तो इसको थोड़ा ढंग से देखना है। ये क्या है, विद्युत ऋणी तत्व के संयोग व वियोजन के आधार पर। अब बेटा एक बात समझ लो, पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि विद्युत ऋणी क्या होता है। तो जैसे मैंने लिखा HCl, इसको यदि मैं तोड़ूं तो किसमें टूटेगा, H+ और Cl- में, इसमें टूटेगा ना, एक H+ और एक Cl- में। मतलब कोई भी कंपोनेंट जो बनता है वो हमेशा एक पॉजिटिव आयन से और एक नेगेटिव आयन से मिलकर बनता है, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट लगा लो, ये लगा लो, NaOH लगा लो, इसको यदि तोड़ेंगे तो Na+ है और OH क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। HNO3 लगा लो, इसमें H+ का है और NO3- का है। तो कोई भी कंपोनेंट जो बनता है एक प्लस से और एक माइनस आयन से मिलकर बनता है, ठीक है बेटा। तो जो माइनस आयन होता है, अब ढंग समझ लेना, ये माइनस आयन है, इसको तो हम बोलेंगे विद्युत ऋणी। जिसके पास माइनस का चार्ज होता है उसको बोलते हैं विद्युत ऋणी, और जिसके पास प्लस का चार्ज होता है उसको बोलते हैं विद्युत धनी। आ गई समझ में। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे विद्युत धनी तत्व कहते हैं, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत ऋणी तत्व कहते हैं। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, विद्युत ऋणी तत्व क्या होगा, मतलब ऑक्सीकरण क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन। अब देखो, पांचों में से बेटा कोई सी भी तरीके की तुमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन समझाइए, या विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर समझाइए, या ऑक्सीजन के आधार पर समझाइए, विद्युत धनी के आधार पर, ठीक है ना। तो देखो, ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब क्या होता है इसमें, तो इसमें तो क्या होता है, ऑक्सीकरण में तो विद्युत ऋणी तत्व जो होता है, विद्युत ऋणी तत्व का योग होता है। योग होने का मतलब क्या होता है,
संयोग होता है, जुड़ता है, जबकि अपचयन में विद्युत ऋणी तत्व का क्या होता है बेटा, निष्कासन होता है। समझ में आई? तो विद्युत ऋणी तत्व का योग होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है उसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल यदि लिखे, दो एग्जाम्पल, माइनस वाला जोड़ना है तो हम तो 2Mg है, ये प्लस होता है, और Cl2 क्लोरीन पे तो माइनस होता है, अभी बताया था ना मैंने। तो क्लोरीन को यदि इसमें जोड़ेंगे तो ये माइनस का तत्व है ना, इसको यदि जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2MgCl। अब यहां से यहां देखो Mg अकेला था, यहाँ पर Cl माइनस तत्व जो है विद्युत ऋणी तत्व क्या हो गया, जुड़ गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, अब इसमें मैग्नीशियम जो है Mg जो है उसका ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन Mg है क्या, अपचायक है। समझ में आई? अभी बताया था मैंने। अब यदि इसकी बात करें तो इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, 2MgO अभी लिखा था, इसमें यदि जाएंगे तो 2Mg हो जाएगा प्लस O2। तो यहां से यहां देखो, ऑक्सीजन पे होता है माइनस का चार्ज, मैग्नीशियम के होता है प्लस का चार्ज। अब यहां से यहां गए तो मैग्नीशियम अकेला रह गया, ऑक्सीजन जो माइनस का चार्ज था वो बाहर निकल गया, मतलब विद्युत ऋणी तत्व है ऑक्सीजन, और उसका क्या हो गया, निष्कासन हो गया। सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है, आराम से याद हो जाएंगे, एक एक बार लिखोगे याद करोगे तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन ऐड हुआ, मतलब विद्युत ऋणी तत्व का योग हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन निकला, इसका मतलब विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हुआ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड टाइप की विद्युत ऋणी के आधार पर। अब बात करेंगे हम विद्युत धनी तत्व के आधार पर। ठीक है, तो विद्युत धनी तत्व की यदि बात करें, विद्युत धनी तत्व कौन सा होता है बेटा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसमें जस्ट उल्टा है, ऑक्सीकरण में विद्युत धनी तत्व का क्या होता है, निष्कासन, और इसमें क्या होता है, संयोग होता है। ठीक है बेटा, तो निष्कासन मतलब ऐसा कोई लिखना है जिसमें हमको धनायन जो है, पॉजिटिव आयन वो निकल रहा हो और एक में जुड़ रहा हो। तो देखो यहां देखो एक एग्जांपल है सीधा सा, 2H2S प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl प्लस H2। समझे इसको? देखो तो यहां देखो, सल्फर माइनस और हाइड्रोजन प्लस। ठीक है, यहां पर देखो क्लोरीन, क्लोरीन पे ऊपर कैसा चार्ज है बेटा, माइनस, और यहां से जब यहां चले हम तो हाइड्रोजन और ऐड हो गया इसके साथ में। देखो यहां पर Cl2 से 2HCl हो गया, तो हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन कैसा चार्ज रखता है बेटा, प्लस का चार्ज रखता है। या फिर यहां से यदि देखें इधर से इधर, तो यहां पर देखो सल्फर माइनस हाइड्रोजन प्लस, तो यहां सल्फर अकेला रह गया, इसका मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं। और यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हुआ है, Cl2 का ऑक्सीकरण हुआ है, किसमें, 2HCl में। इसलिए क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन हो गया बेटा अपचायक। समझ गए? ठीक है, अच्छा, जबकि इसमें यदि बात करें तो इसमें योग होता है पॉजिटिव का, तो योग करें तो एक तो Cl2, इसमें Mg यदि हमने जोड़ दिया, माइनस होता है ना Cl के पास, इसमें 2 Mg हमने प्लस के जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा 2MgCl। तो देखो ये होता है पॉजिटिव चार्ज, ये होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये इसमें जुड़ा है, तो मतलब विद्युत ऋणी तत्व का, सॉरी विद्युत धनी, ये धनी आएंगे, यहाँ पर भी धनी आएगा। तो विद्युत धनी तत्व का क्या हो गया, यहाँ पर संयोग हो गया, जुड़ गया, इसलिए ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर क्लोरीन, इस एग्जाम्पल में तो क्लोरीन क्या है, अपचायक ऑक्सीकारक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें में प्लस जुड़ा है, और इसे अभिक्रिया में क्लोरीन क्या है, अपचायक है, क्योंकि इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है बेटा, अब लास्ट एंड फाइनल पांचवे टाइप की ओर है, वो है बेटा इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर।
अब एक बात समझ लो मेरी, वैसे तो 7वां चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे उसमें और क्लियर कर दूंगा मैं। देखो अष्टक नियम मैं तुमको शायद पहले बता चुका हूं। अष्टक नियम क्या होता है कि कोई भी जो तत्व होता है अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है अपने कोष में, नहीं कर पाता वो तो क्या करता है, उसके लिए साझा कर सकता है वो इलेक्ट्रॉनों का, किसी से ले सकता है और किसी को दे सकता है। तो इतनी बात याद रखनी है तुमको अभी केवल कि यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो खुद के ऊपर आता है, स्वयं के ऊपर आता है प्लस का चार्ज, खुद क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन। और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कोई तो स्वयं क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम ने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम के ऊपर क्या बन जाएगा, प्लस का चार्ज बन जाएगा। अब क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज। मतलब सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन देकर भी क्या बन गया, विद्युत धनी तत्व बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी क्या बन गया नेगेटिव आयन बन गया, जिसपे नेगेटिव का चार्ज हो गया, या विद्युत ऋणी जिसको हम बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या मतलब तुम समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। एक अभिक्रिया तो ऐसी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा और एक अभिक्रिया ऐसी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। ठीक है, और अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। ठीक है, यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल अभी तुमको समझ में आएगा नहीं, तो मैं समझा दूंगा बाद में 7वें चैप्टर में। तो Na जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये क्या बन गया, Na+ बन गया, तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। यदि इसमें बात करें तो क्लोरीन जो था उसने एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया, मतलब ग्रहण कर लिया, तो क्लोरीन किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो ये तुम सीधा सा इसको याद कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, वैसे रटोगे नहीं, आगे मैं तुमको समझा दूंगा 7वां चैप्टर पढ़ाऊंगा जब, बस इतना याद रखना है। अभी तो इस अभिक्रिया का उदाहरण याद रखना है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की हो गई हमारी। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं सबको, दोनों में अंतर लिखवाए तो, एक तो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण और ये अपचयन। तो मैं छोटा छोटा सिंपल जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। पहला ऑक्सीजन के आधार पर थी तो इसमें तो प्लस होती थी, इसमें माइनस होती थी, प्लस माइनस समझ रहे हो, जुड़ना और निकलना। दूसरी थी हाइड्रोजन के आधार पर, तो इसमें माइनस होता था, इसमें प्लस होता था हाइड्रोजन। तीसरी थी विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर, तो विद्युत ऋणी तत्व इसमें प्लस होता था, इसमें माइनस होता था। विद्युत धनी तत्व की बात करें तो इसमें माइनस होता था, इसमें प्लस होता था। और इलेक्ट्रॉन के आधार पर अभी मैंने बताई थी, ये त्यागता था और ये ग्रहण करता था। ये 5 प्रकार की हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब तुम्हारी रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। केवल एक बात ये ध्यान रखनी है तुमको, लास्ट रिएक्शन और है, वो अच्छी रिएक्शन है, एग्जाम्पल भी अच्छा उसका, वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया अभी अब तुम्हारा टेस्ट होगा इसमें, ये लगा लो। अभी जो तुमने 5 प्रकार की ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ी हैं, उनमें से ही रेडॉक्स अभिक्रिया में एक रिएक्शन दे देते हैं और उसको पूछा जाता है। तो पहले रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानते हैं क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है बेटा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की दोनों एक ही रिएक्शन में होती हो। एक अभिक्रिया तुमको दे दी और उसी में ही दोनों अभिक्रिया हो, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो लिख देता हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं रेडॉक्स।
अब ये तुमको पहचानना है बेटा, 5 प्रकार की मैंने बताई है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है इसमें। अब मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लिख देता हूं तुमको, ये Fe2O3 प्लस 3CO, इधर जाके ये बन गया 2Fe प्लस 3CO। अब इस अभिक्रिया में ये अभिक्रिया तुमको दे देगा एग्जाम्पल में ऐसे, और तुमसे पूछेगा कि दी गई अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है समझाइए, दी गई रिएक्शन में कौन सी अभिक्रिया है समझाइए। अब तुम चक्कर में पड़ोगे, यार सर जी ने ऐसी अभिक्रिया तो लिखवाई नहीं है एग्जाम्पल में भी, तो बेटा वो तुमको देखना है। कैसे देखना है, कैसे चेक करना है, मैं तुमको समझा देता हूँ। देखो जो सेम सेम दिखते हैं ना उसके पास जाना है। Fe2O3 था और यहाँ पर Fe है, तो यहां से यदि यहां चले, यहाँ CO था और CO से यहाँ पर आ गया CO2, तो ये चेंजेज हुए, तो अलग लिख लो इनको। Fe2O3 से तो 2Fe हो गया सॉरी, और 3CO जो था उससे 3CO2 हो गया। अब कुछ चेंज नजर आया भाई, Fe 2 थे, 2 ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन गायब है। और यहाँ पर देखो कार्बन 3 ऑक्सीजन 3, कार्बन तो 3 ही है लेकिन ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गए, मतलब यहाँ के जो 3 ऑक्सीजन थे वो यहाँ पर आ गए। मतलब समझे, इस अभिक्रिया में तो ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से यहाँ गए हैं, और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ गया जब यहाँ से यहाँ आए हैं जब, तो ये कौन से प्रकार की हुई, नंबर 1 प्रकार की हुई कि ऑक्सीजन के आधार पर, तो ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर हो गई भाई इसमें अभिक्रिया ऑक्सीकरण रपचयन। ठीक है, अब ये तो तुमने पता कर लिया किसके आधार पे है। अब कहाँ ऑक्सीकरण है कहाँ अपचयन है ये तुमको बताना है। तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुई है, निकल गई ना, तो ऑक्सीजन का निष्कासन किस में होता है, अपचयन में होता है, तो इसमें तो क्या है, अपचयन है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है, जुड़ी है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, ऑक्सीकरण है। तो ऐसे अभिक्रिया पूछी जाती है। 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल। एक तुमको अभिक्रिया दे देगा और उसमें तुमसे पूछेगा कि दी गई अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है, पहचानिए। तो तुमको सबसे पहले तो ये पहचानना है, जो सेम सेम है उसको अलग अलग करके लिख लेना रिएक्शन में। फिर उसके बाद में तुमको क्या करना है कि ये देखना है कि किसके आधार, किसके आधार पर है, ऑक्सीजन के आधार पर है या हाइड्रोजन के आधार पर है या विद्युत ऋणी के आधार पर है या विद्युत धनी के आधार पर है या इलेक्ट्रॉन के आधार पर है। वो पता लगते ही तुम आसानी से कर सकते हो कहाँ क्या हटा है कहाँ क्या जुड़ा है। ठीक है, तो आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं वाला जो पोर्शन था 6ठे चैप्टर का, रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक, तो रासायनिक अभिक्रिया वाला जो पोर्शन था, एक और थी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में तुमको वैसे बता चुका हूँ, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वाला जो पोर्शन था वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है पार्ट 5 के अंदर, मतलब जो रिएक्शंस थी हमारी वो पढ़ ली हमने। अब हम उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे कल से, कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, अगली वीडियो में। ठीक है, तो हमने रिएक्शन कितनी पढ़ी है, हमने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, तीव्र, मंद, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन 5 प्रकार की पढ़ी है, एक रेडॉक्स और लास्ट रह गई हमारी उदासीनीकरण। तो इतनी सारी हमने रिएक्शन पढ़ ली है। मेरे हिसाब से आई होप तुमको समझ में आया होगा बच्चों। और बेटा ढंग से देखना है, मेहनत करनी है। मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब तुम अच्छे से पढ़ोगे, सीरियसली होके उसको समझोगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, डाउट होती है, तो मैं बैठा हूँ, मेरे पास पर्सनली नंबरों पे फोन कर सकते हो। नंबर दोबारा से बता देता हूँ तुमको, अगर किसी को नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना इसको, और मेरे पास पर्सनली कमेंट करके तुम बता सकते हो कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ठीक है बेटा, और आई होप तुम्हारी स्कूल जल्दी से खुल जाए। बहुत दिन हो गए होंगे, बोर हो गए होंगे, घर पड़े पड़े परेशान हो गए होंगे। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले से यही कामना करता हूँ कि तुम्हारी स्कूलें जल्दी से जल्दी खुले, जिससे कि तुम पढ़ सको आगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में अपन उत्प्रेरक के साथ में पार्ट 6 के अंदर। ठीक है, तो तब तक के लिए
मेरे को इजाजत दीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है।